दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बादशाह और एक शहजादी की कहानी सुनाऊंगी। वह शहजादी इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देख लेता, उसे पाने का इच्छुक हो जाता। कुछ ऐसा ही उस बादशाह के साथ हुआ। उसने उसे पाने के लिए क्या-क्या किया, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ईरान देश में एक बादशाह राज्य करता था। वह बादशाह बहुत ही दयालु, शक्तिशाली और न्यायप्रिय था। वह बहुत ही स्वच्छ न्याय करता था। उसकी प्रजा में सभी बहुत खुश थे, परंतु उसको कोई औलाद न थी। वह औलाद पाने के लिए अलग अलग देशों से व्यापारियों से दासियां खरीदता और पुत्र प्राप्ति के लिए उनके साथ संभोग करता। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। कई साल बीत गए, परंतु बादशाह को कोई औलाद ना हुई। वह उन दासियों को अपने महल में रख लेता। इसी तरह एक दिन बादशाह के महल में एक व्यापारी आया। उसने राजा से कहा कि वह उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत दासी लाया है। अगर आप उसे एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तब बादशाह बोला, तो उसे पेश करो, इतनी देरी क्यों कर रहे हो? व्यापारी ने बादशाह के सामने एक लड़की प्रस्तुत की। उस लड़की को देखते ही बादशाह बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बादशाह उसे देखता ही रह गया। इसके बाद उसने अपनी दासियों को आदेश दिया कि उसे हमाम में ले जाएं और उसे अच्छे वस्त्र पहनाकर मेरे कक्ष में प्रस्तुत करें। राजा ने उस व्यापारी को बहुत सारा धन दिया और उसे इज्जत के साथ अपने महल से विदा कर दिया। इधर वह लड़की हमाम में ले जाई गई। उसे वहां पर अच्छे से नहलाया गया। उसके बाद राजकुमारियों की तरह उसे सजाया गया। उसके बाद उसे बादशाह के कक्ष में प्रस्तुत किया गया। बादशाह ने उसके साथ पूरी रात गुजारी। वह लड़की कुछ न बोली। बादशाह उससे बात करने की कोशिश करता, परंतु वह एक शब्द भी ना बोलती। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत गया। अब बादशाह उसे चाहने लगा था। बादशाह के मन में यह विचार आया कि अब वह इस लड़की के सिवा किसी और को नहीं छू सकता। इसीलिए उसने अपने महल की दासियों को आजाद कर दिया। उन्हें बहुत सारा धन दिया ताकि वे इस महल से बाहर जाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। बादशाह अब उसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था और उसी से एक सुंदर पुत्र की इच्छा थी। एक साल बीत गए। वह लड़की कुछ ना बोली। वह चुपचाप महल में रहती और महल के बाहर समुद्र को देखती रहती। समुद्र की लहरें ना जाने उसके साथ उसका क्या रिश्ता था। वह उन लहरों को इस तरह से देखती मानो वे लहरें उससे कुछ कह रही हों। एक दिन बादशाह उसके पास जाकर बैठ गया और उससे कहने लगा, आज तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। तुम कहाँ रहती थी और व्यापारी तुम्हें कैसे पाया, यह सब मुझे बताओ।
वह लड़की चुपचाप बादशाह को देखती रही, परंतु एक शब्द भी ना बोली। बादशाह ने उसकी दासियों से पूछा, तुम लोग हमेशा इसकी सेवा में रहते हो, क्या तुमने कभी इसे बोलते हुए सुना है? तब दासियों ने कहा, नहीं महाराज, आज तक मैंने कभी इन्हें बोलते हुए नहीं सुना। यह हमेशा चुप रहती हैं। तब बादशाह सोचने लगा, क्या यह बोल नहीं सकती? अगर ऐसा है तो भगवान ने इसके साथ बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इतनी खूबसूरत है परंतु बोल नहीं सकती, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। 2-3 दिन बाद राजा फिर उस लड़की के पास गया और उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। फिर बोला, मुझे पता है तुम शायद बोल नहीं सकती, इसीलिए तुम कुछ नहीं बोलती हो। राजा की बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराने लगी और उसने राजा से कहा, महाराज, इतना सुनते ही राजा के होश उड़ गए, क्योंकि आज 2 साल के बाद उसने कुछ बोला था। बादशाह कहने लगा, तुम बोल सकती हो तो अभी तक इतनी चुप क्यों थी? तब उस लड़की ने कहा, मैं बहुत गुस्सा थी, इसीलिए मैं बात करना बंद कर दी थी। उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। वह कहने लगी कि वह समुद्र के राजा की बेटी है। मेरे पिता के स्वर्गवास के बाद मेरा भाई राज्यपाट संभालने लगा। उसे मेरी विवाह की चिंता हो रही थी। तब एक दिन उसने कहा कि वह थल पर रहने वाले राजा के साथ मेरा विवाह करेगा। यह बात मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे यही लगता था कि जो राजा थल पर रहते हैं वे बहुत ही क्रूर होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे समुद्र के राजा बहुत ही दयालु और नेक होते हैं। इसीलिए मैं थल पर रहने वाले राजा के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं गुस्से में घर से बाहर चली आई और एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। तब एक व्यापारी मुझे अपने साथ अपने घर ले गया और फिर आपके हाथ मुझे बेच दिया और आपने मुझे खरीद लिया। मेरा नाम रूहानी है, परंतु मेरी जो सोच थी कि थल पर रहने वाले राजा बिल्कुल अच्छे नहीं होते, यह गलत थी, क्योंकि आप बहुत ही नेक और दयालु इंसान हैं। आपसे मिलने के बाद धीरे धीरे मेरी सोच में परिवर्तन आ गया। फिर उसने राजा से कहा कि वह पेट से है। इतनी बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हो गया। उसने सारे नगर के गरीबों में सोने की असरफियां बंटवाईं, अपने खजाने को खोल दिया। लोगों ने जी भरकर अपनी झोली भर ली। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बादशाह रूहानी को अपनी रानी की तरह प्यार करता था। एक दिन रूहानी ने बादशाह से कहा कि वह अपने परिवार से मिलना चाहती है। तब बादशाह ने कहा कि तुम इस हालत में कैसे जा सकती हो और तुम्हें रास्ता भी नहीं पता है। तब रूहानी कहने लगी, आप उसकी चिंता मत करें, मैं अपने माँ और भाई को यहीं बुला लूंगी। तब रूहानी ने बादशाह से कहा कि वह एक जगह पर चुपचाप बैठ जाए। फिर उसने अपनी दासी से कहा कि वह उसके कमरे में आग ला दे। दासी ने वैसा ही किया जैसा रूहानी ने उससे करने के लिए कहा। फिर रूहानी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और वह आसन लगाकर बैठ गई। उसने कुछ मंत्र पढ़े। फिर उसके बाद अचानक से देखते ही देखते समुद्र से
जल का स्तर कम हो गया और एक सुंदर सा महल दिखाई दिया। महल से एक राजकुमार निकला जो कि रूहानी का भाई था। उसके पीछे कुछ दूरी पर उसकी माँ भी खड़ी थी। दोनों को देखकर रूहानी ने उन्हें गले से लगा लिया और सारी बातें अपनी माँ और भाई को बताई। तब रूहानी के भाई ने बादशाह को बहुत धन्यवाद दिया और फिर रूहानी से कहने लगे कि अब तुम अपने घर चलो, मैं तुम्हारा विवाह समुद्र के ही किसी राजा से करवाऊंगा। तब रूहानी कहने लगी कि वह अब वापस नहीं जा सकती क्योंकि वह बादशाह के साथ बहुत खुश है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बादशाह उसे बहुत प्यार करते हैं। बादशाह को इस बात से थोड़ी तसल्ली हो गई कि रूहानी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। वह तो मन ही मन बहुत घबरा रहा था कि अगर रूहानी उसे छोड़कर चली गई तो वह जीते जी मर जाएगा। बादशाह ने अपने मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। रात में उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाए, फिर उनके सोने की व्यवस्था करवाई। अगले दिन रूहानी की माँ और उसका भाई कहने लगा कि अब वे वापस जाना चाहते हैं। तब रूहानी ने कहा कि उसके प्रसव तक रुक जाएं आप लोग। रूहानी की माँ और भाई दोनों इस बात पर राजी हो गए कि वे रूहानी के प्रसव तक रुक जाएंगे। धीरे धीरे समय आ गया। एक दिन रूहानी को प्रसव पीड़ा होने लगी और कुछ देर बाद रूहानी ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। अपने बेटे को देखते ही बादशाह खुशी से झूम उठा क्योंकि वह बहुत ही सुंदर था। बादशाह ने तुरंत ही उसका नामकरण कर दिया और बोला, यह तो मेरा चंद्रमा है जो चांद से भी ज्यादा चमक रहा है। पूरे नगर में जश्न का माहौल बन गया। पूरे नगर में रोज उत्सव मनाए जाने लगे। धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा होने लगा। उसके बाद बादशाह ने उसका नामकरण करवाया। तब मुनियों ने उसका नाम बृहद रखा। वह बहुत ही साहसी, सुंदर और बुद्धिमान था। धीरे धीरे वह बड़ा हो रहा था। रूहानी और बादशाह अपने बेटे को बड़ा होता देख बहुत खुश रहते थे। फिर एक दिन रूहानी की माँ और भाई बादशाह से विदा लेकर अपने नगर वापस लौट गए। जब बृहद 15 साल का हो गया तब बादशाह ने अपने नगर के कुछ काम उसके कंधों पर रख दिए। बृहद ने बहुत ही सूझबूझ के साथ उन सारे मसलों को सुलझा लिया। यह देख बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि उसके मरने के बाद उसका बेटा उसके नगर को और अच्छे से संभाल पाएगा। वह निश्चिंत हो गया। बादशाह धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था क्योंकि बृहद उसकी आधी अवस्था बीत जाने के बाद ही पैदा हुआ था। एक दिन जब बृहद 20 साल का हो गया तब बादशाह ने उसे वहां का बादशाह बना दिया। उसे गद्दी पर बैठा दिया। अब बृहद सारा नगर संभालता और अपने पिता का ताज पहनकर गद्दी पर बैठ गया। बादशाह भी सब कुछ छोड़ छाड़कर भगवान के चरणों में राम राम करने लगा। एक दिन वह बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। बृहद और उसकी माँ बहुत दुखी हुई। बृहद ने अपने पिता का जनाजा बहुत धूमधाम से उठाया। उसके बाद उसने बहुत ही सूझबूझ के साथ पूरा राज्यपाट संभाल लिया। उसकी माँ भी निश्चिंत हो गई कि अब उसका बेटा बड़ा हो गया है और वह पूरे राज्य को अकेले ही संभाल सकता है।
वह बहुत ही शक्तिशाली था, युद्धों पर जाता और हमेशा विजय प्राप्त कर कर आता। यह देख माँ भी गर्व से फूली ना समाती। एक दिन रूहानी का भाई उससे कहने लगा, बहन, तुम्हें बृहद के विवाह की चिंता हो रही होगी, क्योंकि बृहद अब विवाह योग्य हो गया है। हर माँ की तरह तुम्हारे भी बहुत सारे सपने होंगे अपने बेटे के विवाह को लेकर। तब रूहानी कहने लगी, हाँ भाई, यह तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु कोई लड़की हो तुम्हारी नजर में तो कहो। तब रूहानी का भाई कहने लगा, बहन, मेरी नजर में एक लड़की है जो कि बृहद के लिए बिल्कुल ठीक है। वह समनदाल की बादशाह की बेटी है, परंतु दिक्कत इस बात की है कि समनदाल का बादशाह अपने आप को सबसे ऊपर समझता है। वह समझता है कि उसके बराबर कोई नहीं है। वह बहुत घमंडी है। वह किसी को भी अपनी बेटी के योग्य समझता ही नहीं है। इसीलिए अभी तक उसकी बेटी कुमारी है। वह बहुत सुंदर है। उसे जो देख ले देखता ही रह जाए। मैं तुम्हें दिखाने के लिए उसकी एक नवनिर्मित मूर्ति लाया हूँ। आशा है यह देखकर तुम्हें उसकी खूबसूरती का अंदाजा हो जाएगा। अगर बृहद को इस बारे में पता चला तो वह तो इसे देखकर पागल ही हो जाएगा। उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसका नाम भी बहुत खूबसूरत है। तब रूहानी कहने लगी, उसका नाम तो बताइए। तब उसके भाई ने कहा, जैस्मिन, उसका नाम जैस्मिन है। रूहानी कहने लगी, मैंने समनदाल के बादशाह की बेटी को अपना देश छोड़ने से पहले एक बार देखा था। वह उस समय बहुत छोटी थी, पर तब भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यह सब बृहद चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में जैस्मिन को देखने की इच्छा जाग उठी। जब उसकी माँ और उसके मामा कमरे से बाहर चले गए, तब वह जैस्मिन की मूर्ति के पास गया और उसे देखने लगा। मूर्ति को देखते ही उसे जैस्मिन से प्यार हो गया। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। बृहद मन ही मन सोचने लगा, अगर जैस्मिन मूर्ति में इतनी सुंदर लग रही है तो वह साक्षात कितनी सुंदर होगी। मुझे किसी भी हाल में जैस्मिन चाहिए। अब बृहद जैस्मिन के प्यार में पागल सा हो गया। उसे ना खाने की सुध रहती, ना पीने की। वह चुपचाप अपनी कक्ष में पड़ा रहता। इधर रूहानी का भाई रूहानी से विदा लेकर जाने लगा और उससे बोला, मैं समनदाल के बादशाह से जैस्मिन के और बृहद के विवाह के बारे में अवश्य बात करूंगा और उसे विवाह के लिए राजी करूंगा। इतना कहकर रूहानी का भाई अपने भांजे के पास मिलने के लिए चला आया। जब उसने उसे देखा तो वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे उसके मिजाज कुछ अच्छे ना लग रहे थे। तब उसने बृहद से कहा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तब वह कहने लगा, मामा, आप यहाँ से अभी मत जाइए। तब उसने कहा, पर ऐसा क्या है जिसके लिए तुम मुझे यहाँ रोक रहे हो? अब मुझे अपने नगर वापस जाना चाहिए। हमारे राज्यपाट को मंत्रियों के हवाले कर कर आया था। अब कितने दिन हमारे मंत्री राज्य संभालेंगे? तब बृहद ने कहा, मैंने जैस्मिन की मूर्ति देख ली है।
मुझे उससे विवाह करना है। आप कुछ भी करें, मुझे उससे मिला दें। तब रूहानी के भाई ने कहा, ठीक है, मैं समनदाल के बादशाह से तुम्हारे और जैस्मिन के विवाह के बारे में बात करूंगा। तब तक तुम अपना ध्यान रखो। तब बृहद कहने लगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैं जल्द से जल्द जैस्मिन से मिलना चाहता हूँ। उसे देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं है। तब रूहानी का भाई कहने लगा, मेरी बहन तुम्हें मेरे साथ नहीं जाने देगी, क्योंकि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतने पर बृहद ने कहा, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगा, आप मुझे अपने साथ ले चलो। मैं जानता हूँ जैसे ही मैं यहाँ से जाने की बात कहूँगा, माँ रोने लगेगी और मुझे आपके साथ नहीं जाने देगी। बृहद की जिद पर रूहानी का भाई उसे चुपचाप शिकार के बहाने लेकर अपने साथ अपने नगर ले गया। बृहद वहां पहुंचकर अपनी नानी से मिला और उनके गले लगकर बहुत प्रसन्न हुआ। सभी लोग बृहद से मिलने के लिए आए। बृहद को सिर्फ जैस्मिन से मिलना था, क्योंकि वह अब उसके बिना नहीं रह पा रहा था। रूहानी के भाई ने सारी सच्चाई अपनी माँ को बताई। तब उसकी माँ कहने लगी कि तुम्हें रूहानी से समनदाल के बादशाह की बेटी के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि समनदाल का बादशाह कितना घमंडी है? वह विवाह के लिए कभी राजी नहीं होगा। तब उसका भाई बोला, माँ, अब तो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। और अगर बृहद को जैस्मिन ना मिली तो वह पागल हो जाएगा, क्योंकि वह उसकी याद में फूट फूट कर रोता भी है। उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, तुम बृहद को अभी अपने साथ मत ले जाओ। तुम अकेले ही समनदाल के बादशाह के पास जाओ और उसे बातों में लुभाने की कोशिश करना। उसके लिए महंगे महंगे हीरे जवाहरात और गहने लेकर जाओ। रूहानी की माँ ने अपना संदूकचा खोला और उससे कीमती से कीमती गहने जवाहरात निकालकर अपने बेटे को दे दिया और समनदाल के बादशाह के पास मिलने के लिए चला गया। जब वह समनदाल पहुंचा तो बादशाह ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि वह भी एक बहुत अच्छा राजा था। बादशाह को बहुत ही कीमती उपहार दिए और जो अपने साथ हीरे जवाहरात लेकर गया था वह भी भेंट पूर्वक उन्हें दिया। बादशाह ने अपने मंत्रियों से कहकर रूहानी के भाई का अच्छे से स्वागत किया और रात के खाने का प्रबंध करवाया। जब बादशाह और रूहानी का भाई दोनों साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे, तब रूहानी के भाई ने अचानक से बृहद और शहजादी के विवाह की चर्चा की। इतना सुनते ही समनदाल के बादशाह को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा कि तुमने मुझे इतने महंगे हीरे जवाहरात देकर खरीदने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे इतने महंगे गहने और तोहफे दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह किसी के साथ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इतने पर रूहानी का भाई कहने लगा, बृहद बहुत ही शक्तिशाली, दयालु और नेक राजा है। वह इराक का बादशाह है। उसके राज्य में कोई कमी नहीं है। आप उसे एक बार देखेंगे तो आप भी उसे ना कर पाएंगे। इतना सुनकर समनदाल के बादशाह को अब और गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, गुस्ताख, तुमने मुझे अपमानित किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, इस गुस्ताख का सिर कलम कर दो। कैसे तैसे रूहानी का भाई वहां से अपनी जान बचाकर
अपने सैनिकों के पास आ गया। तब उसके सैनिकों ने और मंत्रियों ने यह कहा कि अब वे समंदाल पर आक्रमण करेंगे और उसकी बेटी जैस्मिन को कैद कर कर यहाँ से ले जाएंगे। रानी के भाई और उसके सैनिकों ने समंदाल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध काफी दिनों तक चलता रहा। अंत में समंदाल के बादशाह की पराजय हुई। रूहानी का भाई उसे बंदी बनाकर वहां से ले आया। यह सब जानकर जैस्मिन वहां से भाग गई थी और वह जाकर एक कबीले में रुकी हुई थी। इधर जब रूहानी की माँ को युद्ध के बारे में पता चला तो वह बहुत घबरा गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसे यह संदेशा आया कि उसका बेटा युद्ध में मारा गया। इतना सुनते ही वह तो बेहोश होकर गिर पड़ी। बृहद भी वहां पर मौजूद था। यह देखकर वह परेशान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि आज उसकी वजह से उसके मामा की जान चली गई है। उसने अपनी नानी को संभाला और वहां से ईरान वापस आने की ठान ली। वह अकेला समुद्र में रास्ता भटक गया और चलते चलते उसी कबीले में जा पहुंचा जहां पर शहजादी जैस्मिन ठहरी हुई थी। बृहद बहुत थक गया था, इसीलिए जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक से उसे कुछ लड़कियों के बात करने की आवाज सुनाई दी। वह उनके पास गया तो उसने वहां पर जैस्मिन को देखा। उसने अपने बारे में जैस्मिन को सब कुछ सच सच बता दिया। जैस्मिन उससे मोहित हो गई थी, परंतु जैसे ही जैस्मिन को यह पता चला कि आज इसकी वजह से इसके मामा ने मेरे पिता को बंदी बना लिया है, तो जैस्मिन ने गुस्से में आकर उसे एक पंछी बना दिया और अपनी दासी से बोली, इसे ले जाकर ऐसी जगह पर छोड़ दो जहां पर इसे ना दाना मिले ना पानी, वहीं तड़प तड़प कर मर जाए। जैस्मिन बहुत बड़ी जादूगरनी थी, वह जो चाहती कर सकती थी, इसीलिए उसने बृहद को एक पंछी बना दिया। उसकी दासी बहुत ही दयालु थी। वह सोचने लगी कि इस लड़के का सिर्फ इतना कसूर था कि यह हमारी राजकुमारी को पसंद करता है। हमारी राजकुमारी भी दयालु है। इन्होंने अभी जो कुछ भी किया वह गुस्से में किया। जब इनका गुस्सा शांत होगा तो इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। वह दासी बृहद को पंछी के रूप में ले जाकर एक टीले पर छोड़ आई। वहां पर बृहद दाने चुनता और पानी पीता, कैसे तैसे वह जीवित रहा। उसके अंदर इतनी क्षमता न थी कि वह उड़कर ईरान पहुंच जाए, और वह सोचने लगा अगर वह ईरान पहुंच भी गया तो उसे इस रूप में पहचानेगा कौन। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और उसी टीले पर एक पेड़ पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन एक बहेलिया चिड़िया पकड़ने के लिए आया। उसने जाल बिछाया, बहुत सारे पंछी पकड़ लिए। उनमें से बृहद भी जाल में फंस गया था। वह उन्हें लेकर अपने घर गया। वह चिड़ियों को ले जाकर बादशाह के पास बेचता था। उस बहेलिये की पत्नी एक जादूगरनी थी। उसने जैसे ही बृहद को देखा तो वह अपने पति से कहने लगी, यह कोई चिड़िया नहीं है, यह एक इंसान है। इसे जादू से एक पंछी बना दिया गया है। तब वह बहेलिया कहने लगा, यह कैसी बातें कर रही हो। तब उसकी पत्नी बोली, आप इसे एक कमरे में बंद कर दीजिए, मैं कुछ मंत्र पढ़ती हूँ और इस पर एक जल का छिड़काव करूंगी, यह अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। बहेलिये की पत्नी मंत्र पढ़ने लगी और कुछ देर बाद उसने अभिमंत्रित जल बृहद के ऊपर डाला। जैसे ही वह जल बृहद पर पड़ा, वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। उसने बहेलिया और उसकी पत्नी को बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद
वह समंदाल पहुंच गया। वहां वह अपनी मामा से मिला और सारी बातें अपने मामा से कहने लगा। उसके बाद बृहद ने अपने मामा से कहा कि वह समंदाल के बादशाह को छोड़ दें, उसे जैस्मिन से विवाह नहीं करना क्योंकि वह बिल्कुल नेक नहीं है। बृहद के मामा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बृहद ने उनसे करने के लिए कहा। समंदाल के बादशाह ने जब यह सब देखा तो उसे बृहद बहुत पसंद आया। वह सोचने लगा कि उसकी बेटी के लिए इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। वह बृहद के सामने घुटनों पर बैठ गया और अपनी बेटी से विवाह करने की भीख मांगने लगा। बृहद ने तो पहले विवाह के लिए इनकार कर दिया, फिर उसने विवाह के लिए हाँ किया। जैस्मिन को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने बृहद से माफी मांगी और कहने लगी, मैं आपको मन ही मन पसंद करने लगी थी, परंतु आप लोगों ने मेरे पिता के साथ जो किया उसकी वजह से मैंने इतना बड़ा गुनाह किया और भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। बृहद और शहजादी जैस्मिन का विवाह हो गया। वह अपने देश वापस लौट आया। जब उसकी माँ ने यह सब देखा तो वह बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपनी बहू का स्वागत बहुत धूमधाम से किया और उसे महारानी बनाकर सिंहासन पर बैठा दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।